हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 9th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका उर्दू बी का होने वाला है, जो आपका 2024 और 25 में लास्ट ईयर हुआ था, उसका एनुअल टर्म का ये पेपर है। इसमें आते हैं पहले हिस्सा अलिफ की तरफ। हिस्सा अलिफ आपका गैर दरसी इख्तिसाब से होता है, जो आपकी किताब का नहीं होता। एवरेस्ट के लिए हमारी टीम 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए बजरिए हवाई जहाज़ रवाना हुई। काठमांडू में चंद रोज़ क़याम रहा, फिर वहाँ ज़ेरी के लिए रवाना हुए। वहाँ से हम मज़रे में पैदल सफ़र करते हुए 8 दिन में नामचे बाज़ार पहुँचे। नामचे बाज़ार शेरपालन का अहम हिस्सा है। यहाँ मैं पहली बार एवरेस्ट को देख रहा था। नेपाल के लोग उसे सागर माथा कहते हैं। एवरेस्ट पर टकटकी बांधे हुए मैं बर्फ के एक बहुत बड़े तरे को देख सकती थी, जो चोटी से एक फेरे की तरह लहराते हुआ मालूम होता था। बर्फ का ये फेरा 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता था। अब इसके सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, एवरेस्ट के लिए टीम दिल्ली से कहाँ रवाना हुई? नामचे बाज़ार, काठमांडू, शेरपालंड या ज़ेरी? तो काठमांडू रवाना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। ज़ेरी से नामचे बाज़ार तक का सफ़र कैसे और कितने दिनों में तय हुआ? तांगे से 10 दिनों में, मोटर गाड़ी से 5 दिनों में, सी बैलगाड़ी से 6 दिनों में और डी पैदल 8 दिनों में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पैदल 8 दिनों में। अगला सवाल है, कौन सा बाजार शेरपालन का अहम हिस्सा था? ज़ेरे बाजार, सागर माथा, नामचे बाजार या एवरेस्ट? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नामचे बाजार। नेपाली लोग एवरेस्ट को क्या कहते थे? तो नेपाली लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते थे। अगला सवाल है, चोटी से क्या फेरे की तरह लहराता हुआ मालूम होता था? बर्फ का एक बड़ा तरह। अब है अगला इक्तसाब। इसमें आपको याद दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक करना है। हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस की ज़रूरत और अहमियत है। साइंस के फ़रोग़ ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। इक़्तिसादी, समाजी, इल्मी और तफरीही ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। साइंसदानों ने बहुत सी इजादात की हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इनमें से एक, जो आज हर इंसान की ज़रूरत के साथ मजबूरी भी बन गया है, मोबाइल है। पहले ज़माने में ख़बरें पहुंचाने में काफ़ी वक्त लग जाता था, लेकिन मोबाइल के ज़रिए किसी भी इत्तला को कहीं भी फ़ौरन भेजा जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल की इजाद ने पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। ये आपका इक्तसाब है मोबाइल से मुताल्लिक़। अब देखते हैं सवालात। इस वक्त हमारी दुनिया किस चीज़ की दुनिया है? साइंस और टेक्नोलॉजी की। ज़िंदगी के हर शोबे में किस चीज़ की ज़रूरत है? साइंस की ज़रूरत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, साइंसदानों ने क्या किया है? तो उन्होंने इजादात की हैं, यानी कि नई नई चीज़ें बनाई हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल इंसान की ज़रूरत के साथ क्या बन गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मजबूरी बन गया है। किस चीज़ ने पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया? तो मोबाइल ने पूरी दुनिया को गांव में बदल दिया। अगला सवाल है, ये आपका गैर दरसी इख्तिसाब से पूछा गया है, एक नज़्म है शेरी। सवाल नंबर 2 है आपका, गैर दरसी शेरी इसनाफ है ये आपका, जो आपके सबक से नहीं है। तो देखते हैं क्या नज़्म है। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम वकील, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। कांटों
को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नई दुनिया खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरूह जला दो के दबा दो। ये नज़्म है। अब इससे मुताल्लिक़ सवालात देखते हैं क्या है। शायर को किस पहला सवाल है, शायर को किस को पढ़ाने की बात कर रहा है? आलिम को, अनपढ़ को, बच्चों को या बड़ों को? तो अनपढ़ को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसकी मदद से जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है? तो इल्म की मदद से गुलजार बनाया जा सकता है। नंबर 3, शायर ने किस तरह के कांटे को काट कर फेंक देने की बात कही है? ज़मीन के कांटे, घर के कांटे, मैदान के कांटे या जहालत के कांटे? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, जहालत के कांटे। मुल्क में तफरीक की वजह क्या है? तफरीक कहते हैं भेदभाव को। दौलत, जात पात, जहालत या मजहब? तो जहालत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बेइल्म का बेइल्म का जीना कैसा है? एक किस्म का मरना, एक किस्म का जीना, बेकार ज़िंदगी, कारामद ज़िंदगी? तो एक किस्म का मरना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला आता है या में, यानी कि आप ऊपर वाली नज़्म करेंगे या तो फिर नीचे की। है सब ज़बानों में प्यारी उर्दू, है सबसे मीठी न्यारी उर्दू, ये धूम इसकी यहाँ वहाँ है, ये पहुँच अब तक जहाँ जहाँ है। बताओ कैसे कहाँ कहाँ है, ना इससे अच्छी कोई ज़बां है। ये मेवा ले मन को एक पल में, ये उतारे फ़ौरन ही सबके दिल में। हमा हमारे कानों में रस वो घोले, हमारे आगे जो उर्दू बोले। तो अब इसके देखते हैं आप सवाल जवाब। पहला सवाल है, मज़कूरा बला इशार में किस ज़बान की बात कही गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, उर्दू की बात कही गई है। किस ज़बान की धूम यहाँ वहाँ है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी होगा इसका, उर्दू ज़बान है। कहाँ और ज़बां आपस में क्या है? हम आवाज़ हैं, हम मायने हैं, हम काफ़िए हैं, हम रदीफ़ हैं। तो ये हम काफ़ियाँ हैं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। कौन सी ज़बान लोगों के दिलों में फ़ौरन उतर जाती है? तो उर्दू। अगला सवाल है, कानों में रस घुलने के क्या मायने हैं? सुनने में बुरा मालूम होना, कान में रस डालना, सुनने में भला मालूम होना, सुनने में कड़वा मालूम होना? तो सुनने में भला मालूम होना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर 3, ये हमारा दर्स इक्तिसाब है, यानी कि आपकी किताब से लिया गया है। तो पहले पढ़ते हैं हम इसको। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया, उसके फेलबान बुखारा के सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ कर कर बेअदबी थी, बहादुर शाह ने फेलबान को मोहब्बत का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड से उठा लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दबाकर और सूंड में पकड़कर चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2 डेढ़ बरस का उसकी गोद में था। बेचारी रोती तड़पती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मौला, इसको भी मार डाल। तो ये आपका मौला बख्श हाथी की कहानी, यानी कि ये बहादुर शाह जफर का था। इसका पहला सवाल है, ये इक्तिसाब किस सबक से लिया गया? नादान दोस्त, बहादुर शाह का हाथी, मसनवी सैयारा या कहावतों की कहानी? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बहादुर शाह का हाथी। अगला सवाल है, मौला बख्श को किस बादशाह के ज़माने में लाया गया था? अकबर बादशाह के, अकबर शाह सानी के, अहमद शाह के या बहादुर शाह जफर के? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, अकबर शाह सानी के ज़माने में लाया गया था। बादशाह ने फेलबान को क्या खिताब दिया था? अजमल खान का, नवाब खान का, महाबत खान का या रईस खान का? तो ऑप्शन सी सही होगा, महाबत खान का खिताब दिया था। सैयद साहब की बेवा
का बच्चा कितने बरस का था? 2 डेढ़ बरस, 2 ढाई बरस, ढाई तीन का, या 1 डेढ़ का? तो 2 डेढ़ बरस का था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बच्चे को इसकी माँ ने किसके सामने डाला? बादशाह के, मौला बख्श के, मज़ार के, या मस्जिद के? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, मौला बख्श के। अब आते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपकी एक शेरी इसनाफ है जो आपकी ही किताब से लिया गई एक नज़्म है। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की एक लड़की गा रही है। फिजा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमा छम छम मीना की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उस जब भी माँ बाप की याद आ रही है। तो ये नज्म है आपका एक लड़की के गीत का। अब इसके सवाल और जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, ये शेरी इक़्तिसाब किस नज़म से लिया गया? हिंदू मुसलमान, बहादुर बनो, एक देहाती लड़की का गीत, या छुट्टी का गीत? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक देहाती लड़की के गीत से लिया गया है। गांव की लड़की क्या कर रही है? हंस रही है, नाच रही है, बात कर रही है, या गा रही है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, गा रही है। धुआंधार बदली कहाँ छा रही है? घर मकान पर, खेत पर, मैदान पर, या फिजा बस्ती जंगलों पर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फिजा बस्ती और जंगल पर। सरसराहट किस तरह है? कपड़े की, सांप की, हवा की, या घास की? यानी किसकी सरसराहट है? तो हवा की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लड़की को किसकी याद आ रही है? भाई बहन की, सहेली की, शौहर की, या माँ बाप की? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, माँ बाप की याद आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आपका इसमें आपका हिस्सा बा है, यानी कि तहरीरी महारत राइटिंग स्किल में है। सवाल नंबर 5, जो आपको मजमून लिखना है किसी एक उन्वान पर 200 लफ्ज़ पे मुश्तमिल, और ये 10 नंबर का आपका सवाल होता है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला, इसमें आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसमें पूछा गया है योम जमहूरिया। योम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे। पब्लिक डे पे लिखें आप। योम आज़ादी पर भी आ सकता है, योम आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर। तो किसी सफ़र के हाल पर, यानी कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं, उसके बारे में लिख दीजिए। फिर मेरा पसंदीदा शख्सियत, यानी कि जो शख्स आपको पसंद है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, नेहरू जी हो गए, या जो भी आपकी पसंदीदा शख्सियत है, आप उनके बारे में तफसील से यहाँ बयान कर सकते हैं। यानी कि जिसके बारे में आप सबसे अच्छा सा लिख सके, आपको तीनों में से वही करना है जो आप अच्छे से तफसील से लिख सके पूरे 200 अल्फाज के अंदर। अब आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 आपका, इसमें दरख्वास्त और नज़्म होती है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अपनी कमराए जमात के पंखे दुरुस्त करने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है। यानी कि आपके कमरे की जो जमात है, यानी क्लासरूम में आपके जो पंखे हैं वो ख़राब हैं, तो आपको प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखनी है, या क्लास में फर्स्ट आने पर अपने छोटे भाई को ख़त लिखकर मुबारकबाद देनी है। तो दोनों में से जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए। डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात के बारे में लिखिए। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखना है, या तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है सबक का से हमें क्या पैगाम मिलता है? यानी कि उससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसी का सहारा लेकर हमें नहीं चढ़ना चाहिए, और अगर हम सहारा लेके चढ़े हैं तो उसका जाके हमें उसके उसके उस अपनी बड़ाई नहीं मारनी चाहिए कि इसकी वजह से तो हम पहुँचे नहीं, इसने तो हमारी कोई मदद नहीं करी। तो हमें दूसरे का एहसान मानना चाहिए। फिर आता है सवाल नंबर 8, कबीर की हालत ज़िंदगी के बारे में लिखिए कि शायरी कैसी लिखते थे। कबीर के आपके दोहे हैं आपकी किताब में, और कबीर कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उन्होंने किस तरह से लिखना चालू करा, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर तफसील से बयान करेंगे। फिर आता है या में भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा नज़्म। बाहर के दिन में शायर ने मौसम बहार के जिन मनाजिर का जिक्र किया है उनके बारे में लिखना है। यानी कि एक तरह से आपको नज़्म का मरकज़ी ख्याल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सा किस मौसम के बारे में जिक्र किया है वहाँ पर, या क्या बात कहने की कोशिश कर रहा है शायर। अब आते हैं हिस्सा जीम, यानी कि इल्मी कवायद पर, यानी कि उर्दू ग्रामर है ये आपका। सवाल नंबर 9, दर्ज झेल सवालों में से सिर्फ 8 के जवाब देने से 10 हैं यहाँ पर, जो 10 में से आप क्या देंगे? सिर्फ 8 के जवाब देंगे जो आपको सबसे बेहतर आते हैं।
यानी कि जो आपको लगते हैं ये मेरे सही हो सकते हैं। ये मेरी टोपी है, इस जुमले में इसम है। ये मेरी टोपी है, तो कौन सा चारों में से हो जाएगा? टोपी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मैं तुमने रोटी खाई, इसमें ज़मीर है। ज़मीर कहते हैं वो लफ्ज़ जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपको रोटी है, ने है, खाई है, तो ये तो नहीं है, रोटी तो इसम है। तो तुम इसमें ज़मीर हो जाएगा सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल अल्फाज में वाहिद की पहचान कीजिए, यानी कि चारों में से जो वाहिद है वो आपको बताना है। तो जवाबात, सवालात, वक्त, परिंदे। तो यानी कि ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? जमा है अपने अल्फाज की, लेकिन वाहिद क्या है? वक्त। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, वक्त। वो रात दिन मेहनत करता है, इस जुमले में जो रात और दिन आ रहा है वो आपस में क्या है? मुतजाद है, हम आवाज़ है, वाहिद जमा है, या हम सूरत है? तो रात दिन का क्या है? मुतजाद है। मुतजाद कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अदब बेअदबियों से सीखो, इस जुमले में साबका वाले अल्फाज बताइए। तो साबका कहते हैं जो पहले लगते हैं, तो अदब में तो कुछ नहीं लगा। बेअदबियों और से सीखो ये भी नहीं है, तो बे क्या लग रहा है? पहले लग रहा है, तो बेअदबियों क्या हो जाएगा? साबका अल्फाज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लाइका वाले मुरक्कब अल्फाज पहचानिए। लाइका यानी कि जो पीछे लगकर बनाते हैं। खुश नसीब पहले लगाए, बाअदब पहले लगाए, बेकार पहले लगाए, अक्लमंद, मंद क्या लग रहा है? बाद में लग रहा है, तो यही है इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी अक्लमंद। अगला सवाल है। घर, मकान, कपड़ा, रोटी, इन लफ्ज़ का मुअन्नस अल्फाज पहचानिए। इनमें से जो मुअन्नस है वो आपको पहचानना है। घर है, मकान है, कपड़ा है, या रोटी। मुअन्नस यानी कि फीमेल, तो वो रोटी होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। दर्ज झेल अल्फाज में से मुज़क्कर की पहचान कीजिए, यानी कि मुज़क्कर वाला अल्फाज आपको बताना है। हवा, सुबह, रात। तो यहाँ पर मौका, तो मौका क्या है? मुज़क्कर अल्फाज है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है। पानी का मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची को। तो हवा, आब, माह, शब। तो हवा तो नहीं होगा। माह कहते हैं महीने को, शब कहते हैं रात को, तो आब कहते हैं पानी को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आब। पानी का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? आब। अगला सवाल है। फूल सा बच्चा, ये किसकी मिसाल है? कहावत की, मुहावरों की, जमा की, या तशबीह की? तो ना ही ये कहावत है, ना ही ये मुहावरा है, ना ही ये जमा है, तो ये क्या है? तशबीह। जैसा दिल या नाजुकी उसके लब की क्या कही है? पंखुड़ी है गुलाब सी, यानी कि लब को किससे तशबीह दी गई है? गुलाब की पंखुड़ियों से। और आप ग्रामर के लिए उर्दू ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें से चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं वहाँ पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। इनके 4 मुहावरे दे रखे हैं, एक एक नंबर के हैं, इनके जुमले बनाने हैं। आँख से ओझल होना, यानी कि नज़रों से दूर हो जाना। तो बच्चा देखते ही देखते माँ की आँख से ओझल हो गया। टस से मस ना होना, यानी कि अपनी बात पे अड़े रहना। इतना कहने के बावजूद भी हामिद अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। चेहरे का रंग उड़ जाना, यानी कि डर जाना। शेर के देखते ही राशिद का चेहरे का रंग उड़ गया। भीगी बिल्ली बन जाना, वालिद साहब के आगे वो तो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। और आपको मुहावरे मुहावरे भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगले बढ़ते हैं। हिस्सा दा, ये आपका लिटरेचर का होता है, यानी कि आपकी जो किताब के होते हैं उसके सवालात होते हैं इसमें। क्या है? लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की? तो लकड़हारे ने खुदा से शिकायत की कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे चैन की रोटी मैसर नहीं होती, और ये अमीर लोग हैं कि इतना आराम करने के बावजूद भी इतने आराम से रहते हैं। मुर्ग सवाल नंबर 2। मुर्गे की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने साहब से क्या कहा था? तो ये आपकी कहावतों की कहानी का है। तो क्या कहा था कि जनाब आप उस पके हुए मुर्गे के सामने भी हुश हुश कर देते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा? उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि तुझ पर तो मुझ पे इनायत की नज़र है कि तूने मुझे इतनी परवाज़ करने की ताकत बख्शी है, और ताकि मैं पूरा यहाँ से पूरी दुनिया को एक तस्वीर की मानिंद देख सकता हूँ। पूरी एक तस्वीर खिंच जाती है उसके सामने।
अगला सवाल है सवाल नंबर 12। इसमें भी आपको 2 सवाल दिए गए हैं। क्या है, सबक नादान दोस्त के मुसन्निफ कौन है? तो प्रेमचंद हैं सबक नादान के मुसन्निफ, प्रेमचंद। कहावतों की कहानी सबक में किसकी कहानी है? तो यहाँ पर आपको सवाल में ही जवाब देखने को मिल जाएगा कि कहावतों की कहानी में किसकी कहानी है, तो कहावतों की कहानी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13। पौधे पर इनायत की नज़र से क्या मुराद है? तो पौधे पर इनायत की नज़र से मुराद ये है कि पौधे की क्या करते हैं, सब देखभाल करते हैं, उसको कोई जड़ से उखाड़ के भी नहीं फेंकता, और उसकी सब क्या करते हैं, कद्र करते हैं। हालांकि घास की नहीं करते, घास को क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। लालच करने से माखी को क्या सज़ा मिली? लालच करने से माखी की बुरी हालत हुई और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। अगला और हमारा ये आखिरी सवाल है, ये इसमें एक-एक नंबर के सवालात होते हैं, तो देखते हैं। कामरानी का क्या राज है? कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है। नज़्म एक पौधा और घास में कौन दो आपस में बातें कर रहे हैं? इस सवाल में भी आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे इस नज़्म में कौन बातें कर रहे हैं? पौधा और घास बातें कर रहे हैं आपस में। आदमी पर बाहर का क्या असर है? आदमी पर बाहर का अच्छा असर है कि वो जब जब बाहर का मौसम आता है तो आदमी कैसा नज़र आता है? खुश खुश नज़र आता है। हर दिल क्या होता है उसका? खुश रहता है। तो इस तरह से ये हमारा आज आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो सॉल्व हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और आपको इससे मुतालिक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।